नमस्कार शोधार्थियों। YouTube चैनल क्योंकि कहना ज़रूरी है में आज हम रायपुर की उर्मिला शुक्ल जी के साथ हैं। इनकी शिक्षा MA PhD डीलिट छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला डीलिट के रूप में ये रहीं और स्त्री और बस्तर की आदिवासी समस्याओं पर आधारित लेखन करती रही हैं। इन्होंने कई विधाओं में लिखा है, कहानी, उपन्यास, कविता, समीक्षा, यात्रा संस्मरण। छत्तीसगढ़ी और हिंदी दोनों भाषाओं में ये लेखन करती रही हैं। इनके उपन्यास अगर मैं कहूँ तो बिन ड्योढ़ी का घर, ये अनुज्ञा बुक नई दिल्ली से प्रकाशित है। इसके 2 भाग हैं। कहानी संग्रहों में अपने अपने मोर्चे पर मैं फूलमती और हिजड़े, फूल कुंवर, तुम जागती रहना, उजास और काली माँ के पार, ये इनकी कहानी संग्रह है। कुछ साझा कहानी संग्रहों में भी काम किया है। 20वीं सदी की महिला कथाकारों की कहानियाँ इस संग्रह में नयन प्रकाशन द्वारा ये दिल्ली से प्रकाशित है। 10 खंडों में प्रकाशित है। 9वें भाग में ये कहानी गुदना, इनका गुदना के फूल प्रकाशित है। गूंगे नहीं हैं शब्द हमारे, देह धरे का दंड, पानी न हाट बिकाए, ये सभी इनके साझा प्रकाशनों में रहे हैं। कलमकार फाउंडेशन दिल्ली द्वारा 2015 में अखिल भारतीय कहानी प्रतियोगिता में कहानी सल्फी का पेड़ ये पुरस्कृत है। औरत पुरस्कृत प्रकाशित है साहित्य प्रकाशन दिल्ली से। हिंदी ये सिर्फ हंस या इनकी कहानियाँ सिर्फ महिलाएं। अगस्त 2013 में ये कहानी बसवा फुलाइल मोरे अंगना प्रकाशित रहा हंस में। कथा मध्य प्रदेश 4 खंडों में प्रकाशित छत्तीसगढ़ के कथाकारों के संग्रह पर रहा, नहीं रहना देश बिराने। और इनकी कविता संग्रह में कहूँ तो 21वीं सदी के द्वार पर गढ़ रही औरत, लोकोदय प्रकाशन से साझा संकलनों में काम किया है। एकता की आवाज़, एकता का संकल्प, कविता परिदृश्य, सारांश समय का, आधुनिक हिंदी साहित्य की चयनित कविताएं। अंतर्राष्ट्रीय गज़ल संग्रह इनका है गुलमोहर, खंड काव्य के रूप में पांचाली की पंडवानी। और यात्रा संस्मरणों में धरा जो धरोहर है हमारी, हिमशृंगों के संग संग और चांद की धरती पर। इन्होंने कुछ समीक्षाएं भी की हैं लोकगीतों में नारी चेतना के विमर्श पर, छत्तीसगढ़ी संस्कृति पर, हिंदी कहानी के बदलते स्वरूप पर। समीक्षा का साझा संकलन भी इनका रहा हिंदी कहानी, परंपरा और प्रयोग पर। नागार्जुन की पे केंद्रित अखिल भारतीय समीक्षा संकलन में भी इनकी समीक्षाएं संकलित हैं। विशेष तौर पर जो गिनाने योग्य है कि छत्तीसगढ़ी भाषा में इनका प्रकाशन लगातार होता रहा है। गुदना के फूल, बिलासपुर, छत्तीसगढ़ी कहानी गुदना के फूल ये संकलित है। छत्तीसगढ़ के औरत, महाभारत, मधुरपति, छत्तीसगढ़ी साहित्यकारों की किताबों में भूमिका लेखन, मया के मुंदरी, आंसू में फिले अचरा, ये केयूर प्रकाशन से। और करौंदा परमानंद वर्मा द्वारा, ये भूमिका यात्रा संस्मरण द्वारा है। इन्होंने अखिल भारतीय स्पेनिन भारतीय गौरव सम्मान इन्हें मिल चुका है। बिन ड्योढ़ी का घर या मल्ताज सम्मान मिल चुका है। अखिल भारतीय कहानी प्रतियोगिता में इनको कलमकार फाउंडेशन की ओर से पुरस्कृत किया जा चुका है। कथादेश में रहस्य रोमांच विषय कहानी स्वप्न और हकीकत के बीच पुरस्कृत हो चुका है। इनकी रचनाओं का अन्य भाषा में अनुवाद भी होता रहा है, जैसे नहीं रहना देश वीराने, ये पंजाबी, उर्दू और मलयालम में भी प्रकाशित हो चुकी है। फूलमती तुम जगती रहना या झिनी झिनी रे चदरिया, ये मराठी में भी प्रकाशित हो चुकी है। और अपने अपने मोर्चे पर ये गुजराती में प्रकाशित हो चुकी है। तो कुल मिलाकर उर्मिला जी एक तो बहुत सारी विधाओं पर लिखती हैं और इनकी रचनाओं का प्रकाशन तमाम समसामयिक पत्र पत्रिकाओं में होता रहा है, अनुवाद होता रहा है। और विशेषता इनकी कि हिंदी के साथ साथ छत्तीसगढ़ी भाषा में भी ये काम करती रही हैं। शोधार्थियों, आज मैं इनकी 5 कविताओं के द्वारा आपको इनकी रचनात्मक यात्रा का सहयात्री बनाऊंगी और हम देखेंगे, चिन्हेंगे कि उर्मिला जी जो लिख रही हैं समसामयिक, वो किन किन विषयों को, मुद्दों को केंद्रित बनाकर समाज के औरत पर केंद्रित छत्तीसगढ़ी इतिहास, अतीत, वर्तमान और भविष्य पर, वहाँ की संस्कृति, रहन सहन पर विशेष तौर पर ये कविताएं उल्लेख की जाने लायक हैं। पहली कविता है नमक का महत्व। हम हैं कौन, रहते हैं कैसे, हमारी हंसी खुशी, हमारे नाच गान, रीति नीति पर बोलते हो मगर नहीं जानते तुम हमें।
हमारे मन और जीवन को नहीं जानते तुम, सिर्फ मुर्गा लड़ाना, सेल्फी पीना या सरहुल तक ही सिमटा नहीं हमारा जीवन। नहीं जानते तुम कितना मुश्किल है दिन दिन भर भटकना और छिपाए रखना अपने आप को उन नज़रों से जो घुस आई है हमारे जंगल में। कुछ भी तो नहीं जानते हो तुम, मगर लिखते हो बहुत कुछ। तुम लिखते हो कि कितने मूर्ख हैं हम कि नमक के बदले में दे देते हैं कितनी चिरौंजियाँ, कीमती चिरौंजियाँ। तुम नहीं जानते जंगल का अर्थ, तुम नहीं समझते नमक का महत्व। दरअसल आदिवासी समाज, उनका रहन सहन, उनके बोल बर्ताव और उनकी कठिनतम जिंदगी और उनकी दिनचर्या, उस पर दरअसल प्रकाश डाल रही हैं उर्मिला जी। और साथ ही यह भी आपको बताना चाहती हैं कि भोगे हुए सच को, यथार्थ को बयान न करना आजकल साहित्य में जैसे देखा जा रहा है। आप ठंडे बंद कमरों में बिना उस जाति प्रजाति का, उस देश का, उस समाज का इतिहास जाने हुए, उसके रहन सहन को जाने चिन्हे हुए, उनकी कठिन ज़िंदगियों के बारे में जाने हुए हम बोल बर्ताव में ले आते हैं, हम बड़े बड़े बहस में शामिल होते हैं, बड़े बड़े सेमिनार करते हैं, उन पर लिखते हैं, बोलते बतियाते हैं, लेकिन उनकी कठिन ज़िंदगी को नज़दीक से नहीं जानते। और वो यही इसी ओर इशारा कर रही हैं कि उन्हें पहचानने की ज़रूरत है। उर्मिला शुक्ल जी दरअसल उनके साथ केवल अपनी रचना में नहीं, अपने लेखन में ही नहीं, बल्कि उनको बहुत करीब से देखती चीनती रही हैं, और इसलिए वो कटाक्ष कर पाती हैं कि नमक का महत्व तुम कैसे जानोगे, क्योंकि तुमने कठिनाई से, बहुत श्रमसाध्य तरीके से, बहुत परिश्रम से, बहुत मेहनत से कुछ भी अर्जित नहीं किया। दूसरी कविता औरतों को समर्पित है शोधार्थियों। वो औरत, एक औरत भाग रही है जंगल जंगल। देखिएगा आप, जल, जंगल, ज़मीन, ये आदिवासी मुद्दे हैं, ये विमर्श के मुद्दे हैं, और ये इनकी कविताओं में बखूबी मिलते हैं। वो औरत भाग रही है जंगल जंगल, ढूंढ रही एक ऐसी ठौर जहाँ थिर सके पल भर के, और पेट में हुमकता बच्चा आना चाहता है बाहर। दर्द की हिलोरें कर रही बेहाल, मगर वह भाग रही है लगातार, ढूंढ रही एक ऐसी ठौर जहाँ उसके छौने को छू न सके बारूदी गंध। आप देख रहे हैं सब तरफ इर्द गिर्द परिवेश में क्रूरता, हिंसा, आतंक, भयावह स्थितियाँ पसरी हुई हैं। और उर्मिला शुक्ल जी उस ओर शिनाख्त करती हैं और कहती हैं कि वो कर्मठ स्त्री जो श्रमशील है, दरअसल वो पेट से भी है, गर्भवती है, और अपने गर्भ को, अपने वंश को, अपनी मर्यादा को, परिवार को, अपने भविष्य को पोस रही है भीतर, और आतंकित है, चिंतित है उसके भविष्य को लेकर कि कहीं आसपास की ये हिंसा, ये क्रूरता, ये वैमनस्य, ये ईर्ष्या उसे लील न ले। तो वो खुद तो श्रमशील है ही, खुद तो समाज के प्रति अपना योगदान दे ही रही है, पर अपने भवितव्य को, अपने भविष्य को बचाने के लिए भी चिंतित है। जोगिया की चाह, जोगिया खड़ी है सागौन के द्वीप में, सागौन जिसे सेती है वह मुर्गी की तरह, जो बिकता है सोने के मोल, मगर पैसा आता ही नहीं, पैसा आता ही नहीं उसके हाथ। वैसे कुछ भी कहाँ आता है उसके हाथ, महुआ, चिरौंजी और तेंदू के पत्ते, कुछ भी तो नहीं आया उसके हाथ। उसके हाथ तो आई बारूद, जिसकी गंध से बेचैन है वो। आप देखें कि बहुत उस आदिवासी समाज को बहुत नज़दीकी से वो देखती हैं, और उनकी रोज़ रोज़ जिन समस्याओं का वो सामना करती हैं, रोज़ रोज़ जिन प्रतिकूल परिस्थितियों में, विपरीत परिस्थितियों में वे फंसती हैं, और फिर भी संघर्ष से ही अपना जीवन यापन करती हैं, उनकी बहुत न्यूनतम ज़रूरतें हैं, बहुत बेसिक ज़रूरतें हैं, लेकिन वो ज़रूरतें भी उनकी पूरी नहीं होने पाती हैं आदिवासी समाज की। और वे क्योंकि स्वावलंबी होना चाहती हैं, आदान प्रदान से उनका काम चल रहा होता है, तो वे बदले में, चाहे वो सागौन की लकड़ी हो, चाहे वो चिरौंजी हो, चाहे महुआ हो, ये सब तेंदू के पत्ते हों, दरअसल इन सूखी लकड़ियों में, तेंदू के पत्ते में, महुए में उनका जीवन का रस सराबोर है, और वे उसी से सिंचित होती हैं, उसी से आगे बढ़ती हैं। वही उनके स्रोत हैं जीने के, वही उनके जीवन के लिविंग स्टैंडर्ड को, जीवन स्तर को बढ़ाने के लिए, उनके श्रमशील जीवन को और उनके जीवन यापन का ये ज़रूरी ज़रिया है। लेकिन इस पर भी संभ्रांत लोगों की खाए
पिए भरपेट लोगों की महानगरीय नगरी चकाचौंध की नज़र है और ये उन बेसिक चीज़ों से भी उनको महरूम रखते हैं। कोस मसरा की औरतें अब जंगल नहीं रहे उनके अपने, वहाँ जो हैं उनका राज जिन्होंने लिया है ठेका जंगलों का। अब जल जंगल ज़मीन आदिवासियों के नहीं रहे, जिसको वे भगवान की तरह पूछते हैं। वे उनके लिए केवल साधन भर नहीं है, ज़रूरी संसाधन है और उन्हीं पर वे आश्रित है उनका पूरा जीवन। उन्हें वो ईश्वर तुल्य मानते हैं, अपना सोर्स मानते हैं, अपना उद्गम मानते हैं। उनसे माँ जैसा नाभि नाल का नाता है आदिवासियों का। तो उर्मिला शुक्ल जी उस ओर इशारा करती हैं कि वो जंगल भी जिसकी पर इनके जीवन की पूरी बुनियाद टिकी हुई है वो भी उनका नहीं रहा। उनका राज जिन्होंने लिया है ठेका जंगलों का, सूखी लकड़ियों टपकते महुए चार और तेंदू पर भी नहीं रहा उनका अधिकार। जंगल तो उनके संगी हैं, तभी तो वे जाती हैं जंगल। बीनती हैं महुआ, मगर महुए की गंध में बिंधे औरतें चाक उठती हैं। उस दिन सहम गई वे अचानक हुए उस आक्रमण से। समझ नहीं पाई थी आखिर क्या है उनका अपराध। अपने ही जंगल में पीटी जा रही थी वे और शहर मना रहा था नारी सशक्तिकरण का त्यौहार। कदम कदम टंगे थे सशक्तिकरण के पोस्टर जिन पर प्रश्न चिन्ह बनकर लटक रही थीं कोस मसरा की औरतें। यहाँ एक अतीत है, एक वृतांत है, दरअसल एक पृष्ठभूमि है कि जब जंगलों में ख़ासतौर पर मध्य प्रदेश के जंगलों में जब आतताई शक्तियों ने घेरा और अपने आतंक से अपनी क्रूरता और हिंसा से वहाँ के दैनंदिन जीवन को प्रभावित किया, वहाँ की औरतों को शोषित किया, वहाँ के कमज़ोर तबके को, बच्चों को, औरतों को सताया, परेशान किया, वो पूरा वृतांत यहाँ पर है। और एकदम रोंगटे खड़े कर देने वाला दृश्य है ये कि महानगरों में महिला सशक्तिकरण की बात होती है, महिलाओं के सशक्त होने की और उनको भागीदारी देने की, राजनीति में, समाज में, संस्कृति में उनको केंद्रीय धुरी माना जाता है, उनकी शक्ति के चर्चे होते हैं, उनको मुखर किया जाता है, उनको नेतृत्व दिया जाता है। लेकिन एक स्थान इसी भौगोलिक क्षेत्र में, एक स्थान इसी मानचित्र में ऐसा भी है कोस मसरा जहाँ की औरतें इस तरह से वंचित जीवन बिता रही हैं, श्रमशील होने के बावजूद, कर्मठ होने के, प्रतिबद्ध होने के बावजूद। अगली कविता है जला रही हैं दी। अब ये उम्मीद देता है, एक उजास की प्रतीक्षा उन्हें भी है, एक रोशनी की प्रतीक्षा उन्हें भी है, एक प्रकाश, उस तमाम अंधेरे को चीर कर वे प्रकाश लाना चाहती हैं। तो वो भी एक होप, उम्मीद, भरोसे की दिए जलाती हैं। गांव के द्वार पर खड़ा बरगद और घर के भीतर बैठी नीम, दोनों हो गए हैं बूढ़े। आंखों से सूझता नहीं अब, फिर भी देख रहे राह उनकी जो छोड़ गए ये घोंसला। कभी न कभी तो लौटेंगे वे, सोचता बरगद खड़ा है गांव के द्वार पर और घर में बैठी नीम जला रही है दिए उस राह पर जिससे होकर लौटेंगे वे। तो अपनी संततियों को पाल पोस कर हम बड़ा करते हैं और वे जब बढ़ जाते हैं, पढ़ जाते हैं तो महानगरों की ओर निकल जाते हैं, महानगरों से विदेशों की ओर निकल जाते हैं। और वो घर, वो ज़मीन, खेत खलिहान, वो जंगल, वो सब, वो बूढ़ा पेड़, वो बरगद, वो नीम, वो सब आस और छाह लिए बैठे होते हैं प्रतीक्षा में, इंतज़ार में कि ये संततियाँ लौट कर आएंगी, गांव फिर से हरा भरा होगा, गांव फिर से बसेगा, गांव के लोग फिर से उत्साह और उल्लास उत्सव मनाएंगे और उस प्रसन्नता के साथ गीत गाएंगे। तो ये आस, ये दिए जलाना, ये अंधेरों को चीर कर रोशनी करना, ये उम्मीद का दिया जलाए रखना, ये प्रकाश की आस किए रखना, प्यास बचाए रखना और अपने संततियों को फिर से लौटा कर लाने की जो चाहत है, इच्छा है, चाहे वो विशालकाय बरगद हो जो सुरक्षा और संरक्षण देता है यानी पिता, और चाहे आंगन के भीतर दिपदिपाती माँ हो नीम की तरह, कड़वी कसैली, डांटती फटकारती पर औषधि की तरह। तो विशालकाय बरगद पिता के लिए एक बिंब है और ये पूरी तरह से सिंबॉलिक कविता है, बिंब इमेजेस लिए हुए है। चाहे विशालकाय पर्वत हो और चाहे आंगन के भीतर की नीम हो, माँ सरीखी जो कड़वी कसैली हो सकती है, डांटती फटकारती हो सकती है, पर उसकी जैसी औषधि किसी की नहीं, वैसा पालक पोषक कौन होगा। निश्चित तौर पर बेहतरीन कविताएं। उर्मिला शुक्ल जी को बहुत बहुत बधाई। शुद्धार्थियों, इन कविताओं को भी आप नोटिस में लीजिएगा। बहुत शुक्रिया।